ओम साई राम। मैं अंकित तिवारी आप सभी का हिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने सिकंदर के आक्रमण तक पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है मौर्य साम्राज्य के बाद। सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो उसी समय चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिल करके जो घनानंद था यानी नंद वंश था उसके अंतिम राजा घनानंद की हत्या कर दी और एक नए वंश जिसे मौर्य वंश के नाम से जाना गया उसकी स्थापना कर दी। मौर्य वंश। मौर्य वंश जो था, मैंने पहले ही बताया, सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो उसके बाद हर एक चीज का अब एक समय जो था वो निश्चित होने लगा। 322 ईस्वी में मौर्य वंश की जो स्थापना हुई, 323 ईस्वी में सिकंदर की डेथ हुई। इसके बाद 322 ईस्वी पूर्व में इस मौर्य वंश की स्थापना होती है और 184 बीसी तक ये भारत में रहता है मौर्य वंश। मौर्य वंश जो है, इसके विषय में जानकारी के जो स्रोत हैं, जानकारी के स्रोत वो क्या क्या है जरा देखिएगा। पहला तो चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र। दूसरा मेगास्थनीज, की एक बुक है इंडिका। इसके बाद तीसरा था विशाखदत्त ने एक ग्रंथ लिखा है, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। इसके बाद कई अन्य स्रोतों से भी इस मौर्य वंश की जो जानकारी है वो हमें मिल जाती है। जैसे जब आप पुराण पढ़ रहे थे तो उसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी का एक स्रोत मिलता है हमें विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण से भी हमें इसकी जानकारी का स्रोत मिलता है। इसके बाद मौर्य वंश के समकालीन ही दीपवंश और महावंश, महावंश, इन सब स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है इस मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य था, इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चाणक्य ने इसका सहयोगी एक तरह से बने, लेकिन संस्थापक पूछा जाए तो संस्थापक हमेशा चंद्रगुप्त मौर्य को ही आप मानेंगे। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इनके जो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के, उन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता था। चाणक्य को कई नामों से जाना गया है, ध्यान रखेंगे। चाणक्य को विष्णुगुप्त चाणक्य पूरा इनका नाम था। दूसरा, इन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना गया। कौटिल्य इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम चाणक्य था। लोग इन्हें विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से जानते थे। बहुत सारे लोग अपने नाम के बाद अपने पिता का नाम जोड़ देते हैं। इसी तरह चाणक्य ने यानी कौटिल्य ने भी अपने नाम के बाद पिता का नाम जोड़ दिया था, विष्णुगुप्त चाणक्य। तो ये तीनों ही नाम चाणक्य के ही हैं और इन्हीं नामों में सबसे फेमस नाम है चाणक्य और इस नाम से जाने गए, जो इनके पिता का भी नाम था। इसके बाद इतिहासकारों ने मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। जैसे पहले तो चंद्रगुप्त के बारे में ही समझ रहे, तो ध्यान से देखिएगा। पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त या जो ये थे चाणक्य, ये कहाँ के आचार्य थे? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक आचार्य थे। तक्षशिला के आचार्य
थे, तक्षशिला के आचार्य थे। घनानंद के दरबार में ये आया जाया करते थे, बहुत सम्मान इनको मिलता था घनानंद से। लेकिन समय बीतते ही जैसे ही सिकंदर का आक्रमण हुआ, घनानंद के रवैये को देखकर चाणक्य को गुस्सा आया और फिर उसके बाद जो घटना घटी वो आप देख ही चुके। चाणक्य ने एक तय कर लिया कि अब हमें घनानंद को किसी भी तरह से इसके अहंकार को नष्ट करना है। तो इस तरह करके फिर आगे चलकर इन्होंने कई सारी चीज़ें अपनाई, जैसे छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया, उनको मिला करके एक बड़ी सेना तैयार की और इस सेना का नेतृत्व करने के लिए एक व्यक्ति की तलाश थी जो चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य में नजर आई। चंद्रगुप्त मौर्य वैसे तो बचपन से ही चाणक्य के साथ थे। मात्र पांच स्वर्ण मुद्राएं देकर चंद्रगुप्त को चाणक्य ने खरीदा था इनकी माता से और कहा था कि आप ये मुद्राएं सिर्फ इसलिए ले लीजिए क्योंकि बहुत कम धन था, इसलिए चाणक्य को ये जो चंद्रगुप्त की माता थी वो दे नहीं रही थी। लेकिन बाद में उन्होंने समझाया कि मैं इसे भारत का अखंड राजा यानी अखंड भारत का राजा बनाना चाहता हूँ, तो फिर वो मान गई और इस तरह करके चाणक्य और चंद्रगुप्त की जोड़ी बनती है। और धीरे धीरे करके ये जो गुरु शिष्य की परंपरा थी वो पराकाष्ठा को तब प्राप्त करती है जब चाणक्य की बताई गई नीतियों से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या की और उसके बाद गद्दी को प्राप्त की। अगर आप बौद्ध ग्रंथों में देखें तो बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त जो है उसे क्षत्रिय बताया गया है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त, अब चाहे तो आप मौर्य वंश समझ गए तो हेडिंग डाल लीजिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। एक एक राजा को समझेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। चंद्रगुप्त मौर्य जब गद्दी पर आया तो इसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। पहले तो इसको एक ऐसे कह सकते हैं व्यक्ति से युद्ध करना था जो पहले से ही गद्दी जमाए हुए था, भारत का अखंड भारत का एक राजा था। लेकिन उस चीज़ को ना मानते हुए चंद्रगुप्त ने पहले ही तय कर लिया कि गुरु की दी हुई शिक्षाओं से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और फाइनली 322 ईस्वी में इसने मौर्य वंश की स्थापना की। 298 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहता है, सब BC में रहता है। चंद्रगुप्त मौर्य को अगर आप बौद्ध ग्रंथों के अनुसार देखें, इसकी जाति को लेकर बहुत भेद रहा है, भेदभाव। बौद्ध ग्रंथों में इसे क्षत्रिय बताया गया है, क्षत्रिय कहा गया। जबकि अगर जैन ग्रंथों में देखें, क्योंकि जैन मत को मानने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य और जैन मत के द्वारा ही इसने उपवास जो संलेखना विधि थी उससे प्राण त्यागे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जैन ग्रंथों के अनुसार अगर देखा जाए, जैन ग्रंथों में चंद्रगुप्त को मोर पालकों का मोर पालकों के स्वामी का पुत्र कहा गया। जबकि अगर आप यूनानी इतिहासकार जैसे कि सिकंदर का जो आक्रमण था उसके समय के जो इतिहासकार रहे, उन्होंने इसे सिंडोकोक्टस नाम से या सिंडोकोटस नाम से जाना है। यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त को सिंडोकोक्टस ऑब्लिक सिंडोकोटस नाम से जाना है। सिंडोकोटस नाम से जाना है। सिकंदर जब चला जाता है तो उसका उत्तराधिकारी था सेलुकस निकेटार उसका पूरा नाम था। तो
सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटार को पराजित किया। जबकि घनानंद चुपचाप बैठा था। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो घनानंद चुपचाप बैठा था। कहा जाता है जितना धन सिकंदर भारत से लेकर गया था उससे 4 गुना ज्यादा चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटार से धन की मांग की। सिकंदर के इस उत्तराधिकारी यानी सेलुकस निकेटार के साथ जो युद्ध हुआ है वो झेलम नदी के तट पर हुआ है। झेलम यानी हाइडेस्पीज का युद्ध, जहां से पोरस का युद्ध हुआ था। ये युद्ध दूसरा था, झेलम का दूसरा युद्ध या हाइडेस्पीस का दूसरा युद्ध। तो ध्यान रखना ये सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा लड़ा गया। इसमें भारतीय राजा चंद्रगुप्त जो थे उनकी विजय हुई। चंद्रगुप्त विजयी रहे। इस विजय के बाद चंद्रगुप्त ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेलुकस से 4 राज्य प्राप्त किए। एरिया ये पूछा जाता है कौन कौन से राज्य प्राप्त किए, तो 4 राज्य प्राप्त किए। एरिया जिसे आज के समय में हेरात के नाम से जानते हैं। एरिया जिसे हेरात के नाम से आज के समय में जानते हैं। इसके बाद दूसरा राज्य था अराकोशिया। अराकोशिया जो है इसको कंधार के नाम से जाना गया है। दूसरा राज्य अराकोशिया। इसे कंधार के नाम से जाना गया। अब के समय में ये कंधार है। तीसरा जो राज्य है वो गैंड्रोसिया जिसे बलूचिस्तान के नाम से जाना गया है। गैंड्रोसिया ये बलूचिस्तान है आज का। इसके बाद चौथा जो राज्य है वो पारोपनिषदी, ये सब यूनानी नाम है। पारोपनिषदी ये सब सिकंदर के राज्य थे जिसे काबुल के नाम से जाना गया। इन 4 राज्यों को सिकंदर के उत्तराधिकारी यानी सेलुकस निकेटार से चंद्रगुप्त मौर्य ने प्राप्त कर लिए और ये सब प्राप्त करने का श्रेय जाता है चंद्रगुप्त और चाणक्य की जोड़ी को। इसके बाद चंद्रगुप्त ने शर्त रखी, क्योंकि चंद्रगुप्त जानता था ये यूनानी है, किसी भी समय अपनी शर्त से मुकर सकते हैं। तुरंत ही चंद्रगुप्त ने सेलुकस के सामने एक अंतिम कह सकते हैं शर्त रखी कि अपनी जो पुत्री है हेलेना उसका विवाह मेरे साथ करो। फिर सेलुकस क्योंकि इस समय घिरा हुआ था तो उस तैयार हो गया। सेलुकस की पुत्री हेलेना से चंद्रगुप्त ने विवाह किया। सोच कर देखिए, जो विश्व विजेता था, इसीलिए तो भारत विश्व गुरु कहा जाता था। ये बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत गर्व की बात है। जो विश्व विजेता था, पूरी दुनिया को जीत चुका था, पूरी दुनिया के देशों पर उसका अधिकार था। इसके इतिहासकार स्मिथ एक है, उन्होंने सिकंदर के आक्रमण की तुलना आंधी से की है, जिधर जाती है पूरा हवा हवा कर देती है। लेकिन उसी सिकंदर का उत्तराधिकारी जो सेलुकस है वो अपनी पुत्री का विवाह भारत के राजा से करता है। ध्यान से सोचिए, एक विश्व विजेता
और वो अपनी पुत्री का विवाह कर रहा है हमारे देश के राजा। छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। भारत इसी कारण विश्व गुरु, दुनिया का गुरु कहलाता था। ये एकमात्र घटना है जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। इसके बाद में फिर क्या हुआ, सेल्यूकस ने अपने एक बहुत ही विश्वसनीय राजदूत जिसे मेगास्थनीज के नाम से जाना गया, वो चंद्रगुप्त के दरबार में रख दिया कि दोनों देश जो है, दोनों राजा जो है, इनके बीच तालमेल जो है वो अच्छा बना रहे। सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। और मैंने आपको बताया था कि इसने अपना एक ग्रंथ लिखा है जिसे इंडिका नाम से जाना गया है। इंडिका नामक इसने एक बुक लिखी है मौर्य वंश के बारे में, इससे बहुत अच्छी जानकारियां मिलती हैं। इसके बाद जो चंद्रगुप्त था वो आगे चलकर जब इन क्षेत्रों को जीत लेता है, सेल्यूकस से उसकी संधि हो जाती है, तो अपने जीवन के अंतिम समय में वो श्रवण बेलगोला चला जाता है भद्रबाहु के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य जैन मत को मानता था। जीवन के अंतिम समय में भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया। यहीं दक्षिण भारत में एक जगह पड़ती है श्रवण बेलगोला। यह वर्तमान में कर्नाटक में पड़ती है। वर्तमान कर्नाटक में श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त ने उपवास, जिसे जैन ग्रंथों में संलेखना के नाम से जाना गया, संलेखना के द्वारा प्राण त्याग दिए। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में ये जगह पड़ती है जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मत के संलेखना विधि के माध्यम से प्राण त्याग दिए। भद्रबाहु जब इनके समर्थक दक्षिण भारत चले गए थे, उन्हीं के साथ ये भी चला गया और वहीं पर इसने अपनी अंतिम सांसें ली हैं। 298 BC में इसकी मृत्यु हो जाती। फिर इसके बाद गद्दी पर बैठता है इसका पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार 298 से 273 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा रहता है। बिल्कुल चाणक्य की नीतियों से जस्ट अपोजिट ये था, इसमें कहने में कोई संकोच नहीं। बिंदुसार 298 से 273 BC।
इसे इतिहासकारों ने अमित्र घाट, बिंदुपाल इन नामों से भी जाना है। बिंदुपाल, अमित्र घाट, ये इसके अन्य नाम हैं। इन नामों से भी जाना है। चंद्रगुप्त का पुत्र था, चंद्रगुप्त का पुत्र। बिंदुसार बहुत ही विलासी किस्म का व्यक्ति था। इसने सीरिया के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस, पूरा नाम इनका था, से 3 चीजें मांगी। से पहले तो इसने कहा सूखे मेवे भेजिए, दूसरा इसने कहा दार्शनिक भेजिए, और तीसरा इसने कहा मदिरा भेजिए। इन 3 चीजों की मांग की। ध्यान से समझिएगा, सीरिया के राजा टॉलेमी फिलाडेल्फस से बिंदुसार ने सूखे मेवे, दार्शनिक और मदिरा की मांग की। इन दोनों चीजों में बिंदुसार को, तीनों चीजों में सूखे मेवे और जो मदिरा थी इनको देने से इनकार कर दिया। दार्शनिक इसके दरबार में जरूर भेजा था। तो ये बिंदुसार था। बिंदुसार ने कई सारी चीजें की, चाणक्य से इसकी बिल्कुल नहीं बनती थी। चाणक्य कई बार चंद्रगुप्त का 20 दरबार में इसलिए डांट देते थे चंद्रगुप्त को कि चंद्रगुप्त कोई गलत रणनीति अपना रहा है या राजा के रूप में उसके नियम कुछ बदल रहे हैं, तो चाणक्य अक्सर उसको डांट दिया करता था। ये बात दरबार में उपस्थित इसके बेटे बिंदुसार को अच्छी नहीं लगती थी। बिंदुसार को लगता था हमारे पिताजी चंद्रगुप्त जो हैं ये अखंड भारत के राजा हैं और एक राजा का अपमान कर रहा है चाणक्य। जैसे ही गद्दी पर ये बैठता है बिंदुसार, इसने प्रधानमंत्री यानी पेशवा का जो इस समय का पद था प्रधानमंत्री का, उस पद से चंद्रगुप्त ने के समय रहे प्रधानमंत्री चाणक्य को बिंदुसार ने हटा दिया। यानी अपना प्रधानमंत्री चाणक्य को, चंद्रगुप्त के समय चाणक्य प्रधानमंत्री थे, बिंदुसार ने अपना प्रधानमंत्री किसी और को बनाया। तो इस तरह करके इसने अपनी एक रणनीति जो थी बिंदुसार ने वो पहले दिन से ही स्पष्ट कर दी। इसके समय कई सारे एक तरह से विद्रोह हुए। पहली चीज़ तो ये आजीवक मत को मानता था, जिससे इसके समय की जो घटनाएं हैं वो आपको हमेशा देखने को विद्रोह के रूप में ही मिलेंगी। इसने कुल 16 विवाह किए तथा इसके 101 पुत्र थे। 16 पत्नियां बिंदुसार के, 16 पत्नियां तथा 101 पुत्र थे। इसके समय तक्षशिला में एक विद्रोह भी हुआ था। तक्षशिला में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए ये अशोक को भेजता है। अशोक को भेजा। 101 पुत्र और 16 पत्नियां, इनमें अशोक को इसने तक्षशिला भेजा था। इस अशोक के सहित 100 अन्य भाई थे। इनमें 2 बहुत ही योग्य थे, अशोक और दूसरा था सुसीम। पूछा जाता है कि अशोक का अपने किस भाई के साथ गृह युद्ध हुआ है, तो अशोक का सुसीम के साथ गृह युद्ध होता है। ध्यान से देखिएगा, सुसीम और अशोक
और अशोक में गृह युद्ध हुआ। सुसीम और अशोक में गृह युद्ध हुआ। अशोक इसमें विजयी रहा था। अशोक विजयी हुआ। बिंदुसार का जो कह सकते हैं ये सब घटनाएं हैं, इनको दिव्यावदान नाम का एक ग्रंथ है उसमें लिखा गया है। दिव्यावदान ग्रंथ में अशोक और सुसीम के गृह युद्ध का वर्णन है। तो इस तरह जो गृह युद्ध हुआ है बिंदुसार के समय अशोक और सुसीम में गद्दी पाने के लिए, उसमें अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी और गद्दी प्राप्त करता है। इसके बाद फिर गद्दी पर आता है सम्राट अशोक। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए, सम्राट अशोक 273 ईस्वी से जैसे ही बिंदुसार गद्दी पर हटा, उसके बाद गद्दी पर आता है अशोक। अशोक 273 से 232 बीसी तक ये रहता है। अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। इसका राज तिलक जो है वो गद्दी पर बैठने से 4 वर्ष बाद हुआ है। राज तिलक गद्दी पर बैठने के 4 वर्ष बाद हुआ, यानी 269 बीसी में इसका राज तिलक हुआ। इसके समय की जितनी घटनाएं हैं वो राज तिलक के आधार पर ही लिखी जाती हैं। इसके समय की घटनाओं को राज तिलक के आधार पर ही व्यक्त किया जाता है। राज तिलक के आधार पर जितनी भी घटनाएं हैं अशोक की, वो सब राज तिलक के आधार पर ही व्यक्त की गई हैं। राज तिलक जब इसका हुआ तो उसके बाद इसने सबसे पहला काम किया कि ये बोधगया गया है। यहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसको लगा कि वहाँ पर जाओ सबसे पहले तो इसने अपने राज तिलक जब हुआ उसके बाद इसने कलिंग का एक युद्ध जीता है। ये कलिंग का युद्ध इसने 8वें वर्ष जीता है। 8वें वर्ष यानी राज तिलक के 8वें वर्ष, राज तिलक के 8 वर्ष बाद इसने कलिंग युद्ध को जीता है 261 ईस्वी में। ध्यान से समझिएगा, 8वें वर्ष यानी 261 बीसी में कलिंग का युद्ध जीता। इस कलिंग युद्ध में इसको इतना नरसंहार देखने को मिला कि इसकी युद्ध करने की रणनीति बदल गई। इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बुद्ध से जुड़ी हुई संबोधि यात्राएं करनी शुरू की। बौद्ध धर्म स्वीकार किया। बुद्ध से जुड़ी हुई संबोधि जो यात्राएं थी वो करना प्रारंभ किया। तो यह 10वें वर्ष बोधगया गया जहां पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद जिसने अपनी जितनी बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई यात्राएं थी वो करनी शुरू कर दी। 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गया है।
जब 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गया, ध्यान से समझिएगा, 20वें वर्ष यानी राज तिलक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया। लुम्बिनी यहाँ पर ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इस जगह पर जाने के बाद इसने इस भूमि पर जो कर था 1/8 कर दिया। घटाकर कर दिया, यानी टैक्स घटाकर 1/8 कहां पर इसने किया? सबसे न्यूनतम कर लुम्बिनी में। इसके बाद इसने अपने राज तिलक के 17वें वर्ष बौद्ध संगीत का आयोजन कराया। वर्ष तीसरी बौद्ध संगीत का आयोजन कराया। वर्ष था 251 BC का। ये सब आप पढ़ चुके हैं। 17वें वर्ष इसने क्या कराया है? तो तीसरी बौद्ध संगीत कराया है। इसके बाद अशोक के कई पुत्रों और पत्नियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन अगर बात की जाए अभिलेखों में, तो अभिलेखों में जो अशोक था, ध्यान से समझिएगा, अभिलेख इनको हम बाद में समझेंगे, लेकिन किस अभिलेख में कैसा क्या वर्णन है ये सब हमें देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, अभिलेख में अशोक को ध्यान रखना क्या कहा गया है? अशोक को अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है अशोक को। अभिलेखों में अशोक के एकमात्र पुत्र तीवर का उल्लेख किया गया है। वैसे तो अशोक के 300 रानियां थी, 300 विवाह अशोक ने किए थे। इनमें एकमात्र पुत्र अभिलेख में जो दिया गया है वो तीवर है। इसका वर्णन अभिलेख में भी किया गया है। इस तीवर की जो माता थी कारुवाकी, माता कारुवाकी, इस कारुवाकी ने इलाहाबाद में दान कार्य किए हैं। इलाहाबाद में, जिसे प्रयाग के नाम से जाना जाता था, इलाहाबाद में दान कार्य किए हैं। दान कार्य किए हैं। इसके साथ साथ अशोक ने कई सारे अपने मिशन भेजे, मिशनरियां भेजी। मिशनरियां, अशोक के समय जो मिशनरियां थीं वो कई देशों में गईं। अशोक ने श्रीलंका के लिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा। संघमित्रा इसकी बेटी थी, महेंद्र इसका बेटा था। महेंद्र और संघमित्रा को इसने श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अशोक स्वयं भी नेपाल जाता है। इसकी एक पुत्री थी चारुमती, ध्यान से समझिएगा, एक पुत्री थी चारुमती। ये अशोक की पुत्री थी और अशोक, ये दोनों जाते हैं नेपाल बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेपाल, क्योंकि इसी रास्ते में एक जगह लुम्बिनी पड़ती है जहाँ पर जन्म हुआ था, वहाँ पर जब ये गए तो अपनी पुत्री के साथ गए। तो इस तरह करके अशोक के समय की कुछ घटनाएं थी। अशोक के अभिलेख बचे हैं, इनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। चलिए इतना तैयार करिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।